प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर गुरुवायूर में श्री कृष्ण मंदिर में किया दर्शन, श्री रामास्वामी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। कमर्शियल कोल माइनिंग के 8वें और 9वें चरण की नीलामी को लेकर रांची में रोड शो। कोयला सचिव ने कहा, कोयला क्षेत्र में झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान। रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे से हुई दिन की शुरुआत, 19 जनवरी तक बारिश की संभावना। और रांची में आयोजित FIH विमेंस हॉकी क्वालिफायर में इटली को 1 के मुकाबले 5 गोल से रौंद कर भारत सेमीफाइनल में कल जर्मनी से मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर हैं। केरल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। आज सुबह केरल के गुरुवायूर में श्री कृष्ण मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, साथ ही उन्होंने त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। भव्य स्वागत किया गया। कोची में रोड शो में जनता ने पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री का 2 हफ्तों के भीतर केरल का ये दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री ने आज कोची के वेलिंगडन द्वीप में आयोजित समारोह में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। कोची यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 4,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 3 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक और CSL की इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी और पुथुआइपिन कोची में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के LPG आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं भारत के पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने और इसका क्षमता निर्माण करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही जबरदस्त लहर चल रही है। लोगों ने LDF को देखा, UDF को देखा और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से पिछली बार युवम रैली में कोचीन में और अभी विमेंस रैली में त्रिशूर में जिस तरह से भीड़ उमड़ आई, वो दर्शाता है कि मोदी अब घर घर केरल में कैसे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के शक्ति केंद्र के प्रमुखों को भी संबोधित करेंगे। शक्ति केंद्र सम्मेलन पहली बार केरला में प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ऐसा बूथ इंचार्ज जैसे 3-4 बूथों का इंचार्ज है, शक्ति केंद्र प्रमुख है। ऐसे 6,000 कम से कम 6,000 हमारे कैडर्स कार्यकर्ता आ रहा है। केरल के लोग पीएम मोदी के दौरे को लेकर खासा उत्साहित हैं। हाल के महीनों में पीएम मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में न केवल केरल में बीजेपी का खाता खुलेगा, बल्कि बीजेपी आधे दर्जन सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, कोच्चि। वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी और कोयला क्षेत्र में अवसरों को ढूंढने के लिए कल शाम रांची में कोयला मंत्रालय की ओर से रोड शो का आयोजन किया गया। कमर्शियल माइनिंग के 8वें और 9वें चरण के ऑक्शन को लेकर पहली बार रांची में आयोजित रोड शो को कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोयला के क्षेत्र में झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। डिफरेंट क्लियरेंसेज में है। झारखंड राज्य का कोयला सेक्टर को अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है झारखंड का देश की एनर्जी सिक्योरिटी में, और देश का जो इंपोर्ट है कोयले का उसको घटाने में भी झारखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोकिंग कोल जो बड़ी क्वांटिटी में और बड़े मूल्य में इंपोर्ट होता है उसका खजाना मात्र झारखंड में है। देश की जो इंपोर्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी है उसमें झारखंड राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग आने वाले समय में होने वाला है। निवेशकों की भ्रांतियों को दूर करते हुए सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि कमर्शियल कोल माइनिंग के क्षेत्र में बैंक आसानी से फाइनेंस की सुविधा देते हैं। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म को देखते हुए कमर्शियल कोल माइनिंग सबसे ज्यादा लाभ देने वाला सेक्टर है। आप सब इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए
कि लोगों के मन में ऐसी सोच और भावना है कि कोल माइनिंग सेक्टर को बैंक से क्रेडिट नहीं मिलता है। सरकार ने उच्चतम स्तर पर इस पर इंटरवेंशन किया है और अब सभी बैंक और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सभी लोग कोल माइनिंग प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कर रहे हैं। पूर्व में जिन्होंने कॉमर्शियल कोल माइन ली है उसमें से कई लोगों को विभिन्न बैंकों के द्वारा क्रेडिट सैंक्शन हो चुका है और ये नीतिगत व्यवस्था है। तो इन्वेस्टर्स को इस बात के लिए स्पष्ट हो लेना चाहिए कि कोल माइनिंग सेक्टर को क्रेडिट एज पर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स अलाउड है। रोड शो के दौरान कोयला मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू, कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद, सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी, सीएमपीडीआई सीएमडी मनोज कुमार, राज्य के खान सचिव अबूबकर सिद्दीकी, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार और खान निदेशक करवा राजकमल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। इधर कोयला मंत्रालय की ओर से आयोजित रोड शो के दौरान झारखंड की बेटी अमीषा किरकिट्टा को सम्मानित किया गया। अमीषा ने जूनियर मुक्केबाजी में रजत पदक जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बॉक्सिंग के 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा लगातार समन जारी करने के विरोध में कल झामुमो साहिबगंज जिले में प्रदर्शन किया। इस मौके पर झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भाजपा जनता की चुनी हुई हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने में लगी है। वहीं राजमहल सांसद विजय हांसदा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि धूमिल करना चाह रही है। कोलकाता से रांची आ रही बस में 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। ये घटना रांची जिले के दशमपाल थाना क्षेत्र के नवाटी के पास हुई। अपराधियों ने हथियार के बल पर यात्रियों से करीब 18 लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने चालक, खलासी और 3 सब्जी व्यापारियों को पिस्तौल की बट से मारकर घायल कर दिया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। रहने वाले हैं जो लोग अपना कलेक्शन करके कलकत्ता से इटकी आ रहे थे। बीच रास्ते में ही मुंडो और दशम क्षेत्र में चलती हुई बस में इनके साथ लूटपाट किया गया है और दशम क्षेत्र में जंगली क्षेत्र में जहाँ पे गाड़ी रोक करके उतर गए हैं। रास्ता तो कोई सवारी नहीं चढ़ा, सवारी हुए से टिकट करा के बैठा था गाड़ी और उसी आदमी को इधर टारगेट किया जिसके पास पैसा था 3 आदमी का। दूसरा कोई सवारी को घाटना नहीं किया। उसके बाद गाड़ी रोकवाने के लिए ड्राइवर खलासी को मार के सर फाड़ दिया। राज्य में लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इस सिलसिले में मतदाताओं को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गुमला जिले में ईवीएम और वीवीपैट की मतदाताओं को जानकारी दी जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुमला जिले में मतदाताओं को जागरूक करने पर खास जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में मास्टर ट्रेनर उर्सुला टेटे और पंकज कुमार मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली से अवगत करा रहे हैं। वोटिंग किस तरह दिया जाएगा उसके बारे में हम बताते हैं कि हर एक का वोट सही पड़े। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट दीजिए। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वोटिंग क्या होता है। ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी प्राप्त कर मतदाता भी बेहद संतुष्ट दिखे हैं। उनका कहना है कि वीवीपैट प्रणाली से मतदान में पारदर्शिता आएगी। वोट देवत रहो, कहाँ से इंतजार करे, आप इतना सुंदर एकदम आप वोट बढ़िया एकदम पहले जहाँ वोट हो जात रहे, आप वोट दबाई के जानकारी हो जाए जहाँ भी वोट दबाई नंबर में वही नंबर में। मतदाताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट को ईवीएम मशीन से जोड़ा है। मतदाता के डाले गए वोट एक पर्ची पर 7 सेकंड के लिए वीवीपैट मशीन के स्क्रीन पर दिखेगी। इसमें मतदाता का क्रमांक, उसका नाम व चुनाव चिन्ह भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के बड़े बिखड़ा और चडरी मुंडा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जहां लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं कई लाभार्थियों ने इन योजनाओं से जीवन में आए सुखद बदलाव की कहानी साझा की।
विकास और जन कल्याण का संदेश लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का झारखंड अंतर्गत सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के बड़की ब्यूरा और चटरी मुंडा पंचायत में आगमन हुआ। इस दौरान मौजूद लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया गया, साथ ही लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने आई लाभुक प्रेमी एकता ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और मनरेगा का लाभ मिला है, जिससे उन्हें काफी संबल मिला है। इससे उजाला भी मिला है हम लोग को। अभी लकड़ी का प्रॉब्लम नहीं होता है। बरसात के दिन में उजाला से हम लोग खाना वाना बना के आराम से। अर्चना देवी को मनरेगा के तहत सिंचाई कूप मिला है, जिससे वे खेती बाड़ी का काम अब बेहतर ढंग से कर पा रही हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताया। 2021 में मनरेगा योजना के तहत मुझे सिंचाई कूप योजना का लाभ मिला, जिससे आज मैं बड़ी खेती अच्छे से कर पाती हूँ। कलिंदर प्रधान और ददन खड़िया को केसीसी के तहत ऋण प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें कृषि कार्य में काफी सुविधा हुई है। तो मैंने अपना दस्तावेज के साथ कृषि लोन का मांग किया और वो मेरा स्वीकृत भी हो गया। इनकर सहायता से केसीसी लोन मिलक लोन मिलक से बहुत फायदा हो रहा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है, जिसकी बानगी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर जगह साफ नजर आ रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। इस दौरान 3 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज भगवान राम की प्रतिमा का परिसर प्रवेश की रस्म आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। आज से राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान किया जाएगा। आज रामलला की मूर्ति परिसर में प्रवेश करेगी। दोपहर 1:20 के बाद मूर्ति को परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। फिर मंदिर परिसर में बने यज्ञ मंडप में अनुष्ठान शुरू होंगे। कल पहले दिन प्रायश्चित पूजा के दौरान रामलला से क्षमा मांगी गई। ये क्षमा मूर्ति बनाने के दौरान छेनी, हथौड़ी या किसी भी वजह से उन्हें जो चोट लगी होगी उसके लिए मांगी जाती है। इसके बाद कर्मकुटी पूजन की प्रक्रिया हुई। इस पूजन के बाद ही मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मूर्ति निर्माण स्थल की पूजा हुई। मूर्ति का शुद्धिकरण करते हुए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, जो 22 जनवरी को खोली जाएगी। खड़ी प्रतिमा में रामलला को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। 150 किलो से 200 किलो के बीच में मूर्ति का वजन है। कल 18 तारीख को गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होगी। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आध्यात्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर रांची में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तो हम लोग सब घर जा रहे हैं तो उत्साहित, तो वो लोग उत्साह देके हम लोग गदगद हो जा रहे हैं। जब उसको अक्षत दे रहे तो वो बोले श्री राम प्रभु का वहां से आया हुआ है, तो वो लोग इतना खुश हो रहे, इतना खुश, हम लोग को मिठाई खिला रहे हैं, तो कहीं जा रहे तो लड्डू खिला रहे हैं। तो वो लोग इतना उत्साहित थे, उसको देख के अब जो हमारे साथ स्वयंसेवी लोग चल रहे हैं वो लोग बोल रहे भैया हम कल कितना बजे आना है खाली बता दीजिए। काम तो हमारा है मगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, इतना सामान तो हम लोग कहीं नहीं मिला है और बहुत बहुत खुशी लग रहा है हम लोगों को भी बांटने में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड में भी काफी उत्साह है। इस सिलसिले में जमशेदपुर में भी बजरंग दल और भाजपा की इकाइयों द्वारा घर घर आमंत्रण पत्र पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस दौरान लोगों से 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीप जलाने की अपील भी की जा रही है। आमंत्रण पत्र है।
इधर सिने तारिका माधुरी दीक्षित के प्रशंसक और जमशेदपुर के चर्चे समाजसेवी पप्पू सरदार ने आम लोगों के बीच भगवान श्री राम के बैज का निःशुल्क वितरण शुरू किया है। इससे पहले उन्होंने बिष्णुपुर स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर को लेकर जमशेदपुर बेहद उत्साहित है। आपने जलाया 1100 दिए जलाए हैं। मोदी ने क्या रखा है, मोदी से यही आग्रह करेंगे कि ना बड़ा उन्होंने कार्य किया, ना जाने कितने करोड़ लोगों के सपने को पूरा किया, और अब उनसे यही आग्रह कर रहे हैं कि अगर वो चाहेंगे तो वर्ल्ड हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो नए साल में कैलेंडर चलते हैं उसमें लिखा रहता है कब चंद्र ग्रहण है, कब क्या है, तो उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि कृपया करके कोई ऐसा कार्य करे, ऐसा कोई लिख दे हर कैलेंडर वाले को कि 22 जनवरी को ये जरूर लिख दे कि राम जी का और उस दिन दीपावली जरूर मनाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंदिरों की साफ सफाई भी तेज गति से चल रही है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने चंदनटारी स्थित श्री श्री दुर्गा माता मंदिर, 16 आना हरि मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। और अब बात मौसम की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। घने कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आज ओले गिर सकते हैं। इस बीच अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज दिन की शुरुआत ही घने कोहरे से हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची में 19 जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। रांची में आयोजित FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में भारतीय टीम ने इटली की टीम को 1 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला सबसे मजबूत मानी जा रही जर्मनी टीम से कल होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जापान की भिड़ंत अमेरिका से होगी। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। आज अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली T20 करियर में अपने 12,000 रन पूरे कर सकते हैं। इस मैच में 6 रन बनाते ही वे T20 में 12,000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH ओलंपिक क्वालीफायर के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अपने आखिरी पूल मैच में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। FIH ओलंपिक क्वालीफायर में टीम इंडिया पूल बी में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे स्थान पर रही। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पूल ए में शीर्ष पर रहने वाली जर्मनी से होगा। अमेरिका की टीम जापान के खिलाफ खेलेगी। दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन में आज भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत पुरुष एकल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेंगे। महिला एकल के शुरुआती मैच में आकर्षि कश्यप पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। मलेशिया ओपन में दूसरे स्थान पर रही चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की पहले दौर की बाधा पार करने के लिए कोर्ट पर उतरेगी। और अब देखते हैं जिलों की खबरें। गुमला के उपायुक्त ने जनता दरबार आयोजित कर जिले के दूर दराज इलाके से आए नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया। उपायुक्त ने जनता दरबार में आए आवेदनों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ जिले में बढ़ती ठंड से लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार नगर परिषद क्षेत्र के वार्डों और सभी अंचलों के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि ठंड के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतें।
पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की बैठक कर जिले में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने छात्रों का खाता खोलने, छात्रवृत्ति, पोशाक, पाठ्य पुस्तक, मध्याह्न भोजन से संबंधित कई निर्देश दिए। पलामू के उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से आत्मा समिति सहाय अनुदान अंतर्गत बिरसा किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से सभी प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को खेती से संबंधित तकनीकी समाधान और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर गुरुवायूर में श्री कृष्ण मंदिर में किया दर्शन, श्री रामास्वामी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। कमर्शियल कोल माइनिंग के 8वें और 9वें चरण की नीलामी को लेकर रांची में रोड शो। कोयला सचिव ने कहा, कोयला क्षेत्र में झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान। रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे से हुई दिन की शुरुआत। 19 जनवरी तक बारिश की संभावना। और रांची में आयोजित FIH विमेंस हॉकी क्वालिफायर में इटली को 1 के मुकाबले 5 गोल से रौंद कर भारत सेमीफाइनल में, कल जर्मनी से मुकाबला।